तो अच्छी स्कीम बोल के एक कोई आंसर नहीं हो सकता है। आपने सुना कि आपके मित्र स्विट्जरलैंड गए तो आपने भी सोच लिया कि मैं जाऊंगा, लेकिन आपका बजट ही नहीं है। एक दिन आप बोलेंगे कि मैं पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक में लगाऊंगा, दूसरे दिन आप सारा पैसा बेच के कैश में बैठ जाओगे। इस तरह का जो बिहेवियर है वो आपका वेल्थ की अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। कि भाई आप शादी कर रहे हो किसी से तो पहले आप देखोगे कि पढ़ाई लिखाई अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं, लास्ट में कहाँ पे आके बात अटकती है, कमाता कितना है। तो स्टॉक के साथ भी वैसा ही है। तो वी आर नॉट मैरिड टू द स्टॉक, वी आर नॉट मैरिड टू द आइडिया। इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न बाय यूजिंग डेटा एंड बाय यूजिंग साइंस। आप देखो किसी से आप बात करो कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, वहाँ पे कल्चर से ही नहीं। कल्चर होता क्या है? ये ब्लड है, और ब्लड को आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज जीवन साथी चेंज करने की दिशा में बढ़ोगे तो इट विल कॉज डिसरप्शन। सो हेलो एवरीवन, I am a host CA Vidita Kejriwal and welcome to my channel Wisdom with Vincent। ये मेरे पॉडकास्ट का सेकेंड सीरीज है। मेरे आज से इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम है लॉस्ट इन द मार्केट। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट, एंड हमने सुना है इनफैक्ट कि म्यूचुअल फंड्स सही है, बट सही तो है, बट हम उस सही है के ओशन में खो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट है। तो इन सब चीज़ों को नेविगेट करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, दीपक जैन, जिनके पास 20 साल का एक एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। हु इज़ द हेड ऑफ सेल्स and the president at Edelweiss Asset Management, जिनके रूट्स भी कैलकाटा से ही है। He has shifted to Bombay. He is a chartered accountant as well. तो आज हम इनसे कई सारी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि lost in the market कैसे हम नहीं रहे। So Deepak, welcome. Thank you so much, Vinita, for inviting me for this show. Really happy to be here and happy to be part of your show. Okay. दीपक, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सिंस आप इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई साल से हैं और हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे ऑप्शंस है कि इन्वेस्टर कई बार खो जाते हैं इस ओशन में कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी स्कीम, कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरी उनके लिए सही है। तो आज आप हमें ये बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस या तजुर्बे के साथ कि इन्वेस्टर के लिए क्या एक राइट मिक्स हो सकता है। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बार आया मेरे जर्नी में, जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इन्वेस्टरों से बात करता हूँ कि एक स्कीम बता दो जो सही है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन उनसे होता है जो शायद म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक है वो पूछना चाहते हैं कि कोई अच्छी स्कीम बताओ, मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अच्छी स्कीम बोल के एक कोई आंसर नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूँ कि अगर आप ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करोगे और बोलोगे मुझे एक अच्छी फ़्लाइट की टिकट दे दो, इसका शायद कोई जवाब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आपका डेस्टिनेशन पहले से डिसाइडेड हो। आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, फैमिली के साथ जाना चाहते हो, अपने काम के लिए जाना चाहते हो, बजट क्या है, कौन से मौसम में जाओगे, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे। सो निवेश की जर्नी भी कुछ ऐसी होती है। अगर आप खाली ये जानना चाहते हो कि सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है तो आपने 2-3 जो पहले के इंपॉर्टेंट स्टेप है वो मिस कर दिया। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये जानना कि आप निवेश करना क्यों चाहते हैं। आपका जो पर्पज़ है शॉर्ट टर्म के लिए है, किसी गोल के लिए है, या ऐसे ही आपके पास सरप्लस है जो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए रखना चाहते हो। कई तरह के रीज़न हो सकते हैं, कई तरह के कारण हो सकते हैं। उन कारणों को जाने बिना निवेश करना इज़ लाइक getting on a train which was available on a platform without knowing वो ट्रेन कहाँ जा रही है। तो फिर गलत जगह ही पहुँचोगे ना। अगर वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी तो फास्टेस्ट दूर ले जाएंगे आपको। सो निवेशक ये भूल करते हैं। तो जो नए निवेशक ये भूल करते हैं मुझे समझ में आता है, लेकिन जो पुराने एडवाइज़र हैं वो इस गलत सवाल का अगर गलत जवाब देते हैं तो इसका आउटकम गलत ही आता है। दूसरी बात, जो निवेशक एग्जिस्टिंग काफ़ी समय से निवेश कर रहे हैं उनको एक फोमो की
एक फीलिंग रहती है। फोमो क्या होता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया। तो अगर स्मॉल कैप चल गया मेरा, अगर स्मॉल कैप में निवेश नहीं है तो सबसे बढ़िया स्मॉल कैप कौन सी स्कीम है। अगर डिफेंस का कोई फंड चल गया तो मैंने डिफेंस में निवेश नहीं किया, तो अब मैं नया फंड जो आएगा उसमें करूँगा 10 रुपये पे। लेकिन 10 रुपये पे जब आप करोगे तो जो उसमें फंड निवेश करेगा वो उसी भाव पे करेगा जिस भाव पे बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी भ्रांतियां हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शन है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी निवेशक को मिस आउट वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये जो निवेश की जो जर्नी है वो अमूमन लंबे समय के लिए होती है। आप निवेश को एक बिजनेस का अल्टरनेटिव मानो। जब आप व्यापार करते हो तो आप 10, 20, 50 साल के लिए करते हो। वैसे ही अगर आप निवेश करो तो आप 10, 20, 50 साल सोचो, तो उसमें आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ मिस भी होगा। लेकिन अगर आपकी जो प्रक्रिया है निवेश करने की, आपका जो प्रोसेस है, अगर वो सही है तो आप अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही कहा दीपक ने कि हम कई बार, जो उन्होंने ट्रैवल का एग्जाम्पल दिया विच वॉज रियली वेरी राइट, हम टिकट की प्राइस देख के अपना डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करते। पहले हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं एंड देन वी कीप ऑन, हम एक एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपैरेटिव आ रहा है या कंपैरिजन करते हैं। और जैसा उन्होंने अगेन एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि आपका एक प्रोसेस मैनुअल होना चाहिए। चाहे हम वो बिजनेस भी करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट भी हमारी बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो हमें अपनी प्रोसेस, अपने गोल उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, रादर देन कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया या हमको कैरिड अवे नहीं होना है। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत है, जैसे हमने कहा कि इट इज़ लाइक एन ओशन, बट आपको अपने गोल के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान करना पड़ेगा। फॉलो क्वेश्चन है दीपक कि जैसे आपने कहा कि कई बार इन सब बातों के बीच में आपके पास बहुत मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं एंड उस मिसकंसेप्शंस के कारण यू टेंड टू गेट इनटू रॉन्ग डिसीजंस। तो एक आम जो एक इन्वेस्टर है या जो एक नया इन्वेस्टर है वो इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकता है कि वो वो रॉन्ग डिसीजंस के ट्रैप में नहीं पड़े। तो मिसकंसेप्शन आप खाली निवेश में नहीं, ये व्यापार में, जिंदगी में हर समय। अगर आपने सुना कि आपके मित्र स्विट्जरलैंड गए हैं तो आपने भी सोच लिया कि मैं जाऊंगा, लेकिन आपका बजट ही नहीं है। सिमिलरली आपने ये सुना कि किसी ने एक ऐसे फंड में निवेश किया जिसमें 40% रिटर्न आया, लेकिन उसने कितना समय दिया, कितना रिस्क लिया, वो आपको पता ही नहीं है। तो आप आउटकम ओरिएंटेड होके आप कंपैरिजन में चले जाते हो। फिर एक तरह का जो मिसकंसेप्शन है, अगर बाजार में थोड़ी सी गिरावट आती है तो उस समय आप अचानक से बोलते हो कि नहीं, गिल्ड फंड्स आर द बेस्ट, बिना ये जाने कि गिल्ड फंड में भी ड्यूरेशन रिस्क होता है। सो रिस्क इज़ अ वेरी नुआंस्ड सब्जेक्ट। ये एक बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट है। रिस्क का मतलब खाली ये नहीं कि बाजार में किसी चीज़ के अगर भाव गिर गए तो वो रिस्क, मिस्ड अपॉर्चुनिटी का भी रिस्क होता है, गलत एसेट क्लास में निवेश करने का भी रिस्क होता है, लिक्विडिटी में भी, अगर आपने इलिक्विड एसेट में निवेश किया तो उसका भी रिस्क होता है। कोविड के पहले लोग निवेश करते थे बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट में, फिर उनको समझ में आया कि बिकता ही नहीं है, लेकिन वही म्यूचुअल फंड अपने घर में बैठे बैठे लोगों ने या तो खरीद लिया या बेच लिया जी। तो ये जो एडवांटेज है काफ़ी चीज़ों का और डिसएडवांटेज है किसी निवेश का, ये समझ नहीं आता लोगों को, और खाली रिटर्न के ऊपर में ही अपना सारा आर्ग्यूमेंट, अपना सारा निवेश करने का प्रोसेस बना लेते हैं। आजकल एक चला हुआ है कि अगर एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म करे तो इंडेक्स फंड सही है। इंडेक्स फंड सही है, लेकिन अगर बाजार में 20% की गिरावट आएगी तो इंडेक्स फंड उससे अछूता नहीं रहेगा। उसमें फंड मैनेजर रिस्क नहीं है, सिलेक्शन का रिस्क नहीं है। तो रिस्क की अलग अलग परिभाषा को समझना, मेरे ख्याल से अगर खुद से करें तो ये फुल टाइम जॉब होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, समय है तो आप कीजिए, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो विनीता हैं या उनके जैसे कई लोग हैं जो ये काम फुल टाइम करते हैं, वो इसमें अपना समय देते हैं, अपना अनुभव देते हैं और आपके पास एक सलूशन लेके आते हैं। तो मेरा मानना है कि भ्रांतियों से बचिए और एडवाइज़र के साथ रहिए। दीपक ने बहुत सही बात कही कि अगर आप कोई भी चीज़ में अगर आपका डेडिकेशन या फोकस रहता है तो आपकी एक एक्सपर्टीज़ उसमें बन जाती है, और अगर आपके पास वो जब एक्सपर्टीज़ रहती है तो आप उसमें एक्सेल या सक्सेस पा सकते हैं। तो अगर आपका ये फुल टाइम नहीं है तो आपको नेविगेट करने के लिए यू शुड हैव समवन जो इसमें एक पूरी तरह से उतरे हुए हैं। सो दीपक, मेरा इसी के साथ एक और सवाल है कि मार्केट हो या ज़िंदगी में देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़,
इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि इन्वेस्टर भी कई बार सोचते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, और उससे क्या होता है ना कि बहुत मिस्टेक्स भी हो जाते हैं उनसे। तो ये अपॉर्चुनिटी को लेना भी है बट एट द सेम टाइम मिस्टेक को कम भी करना है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस को कैसे स्ट्राइक करें और एट द सेम टाइम अपने वेल्थ को ग्रो भी करवाना चाहते हैं। तो इन सारी, मेरे एक ही सवाल में बहुत सारी बातें आ गई दीपक, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज कि ये एक्चुअली हो रहा है और मैं भी बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ व्हेन आई मीट पीपल या मैं किसी भी लोगों से, तो उनको लगता है अरे मैं ये भी है वो भी है, बट मुझे फिर ये भी लगता है एट द सेम टाइम कि कहीं उनसे मिस्टेक नहीं हो जाए बिकॉज मिस्टेक विल कॉस्ट यू लॉट। तो कैसे मिस्टेक को हम कम कर सकते हैं? तो मैं ज़िंदगी के सवाल से शुरू करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ है और ये डर भी है कि ये मिस नहीं हो जाए। जी। तो ज़िंदगी में भी हम काफ़ी डिसीजन लेते हैं, पढ़ाई का डिसीजन लेते हैं, कोई एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं और उसी में अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं, बट वापस जाके अपना ग्रेजुएशन का स्ट्रीम आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे ज़िंदगी भर। बिल्कुल। आपने एक बिज़नेस शुरू कर लिया, हर 2 साल में नया बिज़नेस आप नहीं शुरू कर सकते। जो बिज़नेस आपने शुरू किया उसी को आगे बढ़ाते हो। आप जीवन साथी चूज़ करते हो, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज़ जीवन साथी चेंज करने की दिशा में बढ़ोगे तो इट विल कॉज डिसरप्शन। सही बोले। बट एवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। मैं तीनों का एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर पढ़ाई की कोई स्ट्रीम चूज़ की, उसी में आप इवॉल्व करो, उसी में आप कुछ नया करने की कोशिश करो, उसी में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपने सीखने की प्रक्रिया को खाली पढ़ाई तक सीमित मत रखो, उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो। सिमिलरली व्यापार में भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नए प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके एक एवरेज बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा स्केल और उसको बड़ा शेप दे सकते हो। अपने पारिवारिक जीवन में भी आप कॉन्वर्सेशन करते रहो, इवॉल्व होते रहो, एक दूसरे को समझते रहो, एक दूसरे को बेटर करते रहो। डिसरप्शन कैन कम इन योर बिहेवियर, नॉट नेसेसरली योर चॉइस ऑफ पार्टनर। सिमिलरली इन इन्वेस्टमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू चेंज होलसेल। अगर आपका रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस में डिफरेंस है, एपेटाइट किसको कहते हैं? अगर मैं फाइनेंशियली वेल अच्छी पोजीशन में हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ, तो मेरी एपेटाइट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टॉलरेंस इज मोर अबाउट माई बिहेवियर। इट्स मोर टू डू विथ मैं कैसे बिहेव करूँगा अगर बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। तो उसको अलाइन करने के बाद एक हमने रास्ता अगर तय कर लिया, उसमें थोड़ा सा आप बदलाव कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, बट होलसेल चेंज नहीं कर सकते। एक दिन आप बोलेंगे कि मैं पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक में लगाऊंगा, दूसरे दिन आप सारा पैसा बेच के कैश में बैठ जाओगे। इस तरह का जो बिहेवियर है वो आपका वेल्थ की अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। नए नए चीज़ों को देखना, समझना और उसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करना इज कॉल्ड एवोल्यूशन। आई वुड एडवोकेट स्ट्रांगली फॉर एवोल्यूशन एंड नॉट रेवोल्यूशन। वेरी राइटली सेड। आपने इतनी अच्छी सी एग्जाम्पल्स देके हमको समझाया है कि वो चाहे ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ही क्यों ना हो, आपकी जो बेसिक ट्रेड्स है अगर वो सॉर्टेड है तो आप कहीं भी सक्सेस पा सकते हैं। बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी सी बात बताई है ना, आई रियली लव्ड इट, कि आपकी माइंड को बहुत ब्रॉडर रखना होगा, आपको हमेशा सीखते भी रहना है, वो लर्निंग की कोई एंड नहीं है, और वो आपको रेलिवेंट भी बनाता है। बिकॉज वंस यू बिकम अडेप्टेबल तो आप रेलिवेंट होते हो और फिर आप इवॉल्व होते हो, और जैसे ही इवॉल्व होते हो तो आप रेवोल्यूशन में नहीं जाके एवोल्यूशन में बिलीव करते हो। तो बहुत अच्छे से आपने इसको सम अप किया है। सो मेरा अगेन एक क्वेश्चन आता है कि हम इस इंडस्ट्री से, एंड आप 20 साल, इट्स लाइक मोर देन 20 years 2 decades, आपने देखा है वो दौर भी जहाँ पर कि लोग एक फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि हम भी अपने घर पे देखते थे कि नहीं मुझे तो गोल्ड में ही करना है, नहीं हमें तो घर ही खरीदना है, क्योंकि वो हमें दिखता है। बट इन टुडेज टाइम व्हाट वी आर सीइंग कि फिजिकल एसेट से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। पीपल आर मूविंग इनटू फाइनेंशियल एसेट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं या मार्केट है, एंड देयर आर मेनी अदर मोर ऑप्शंस। तो जब ये चेंजेस हो रहा है तो क्या लगता है आपको कि क्या ड्राइव कर रहा है इस ट्रेंड को? क्यों लोग अभी ये चेंजेस ला रहे हैं अपने आप में? ये कैसा, आपने जैसे इवोल्यूशन की बात की, तो इज इट दैट ओनली बिकॉज ऑफ विच पीपल या इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इनटू दिस, या कोई और भी बात है जिसे हम ये शिफ्ट देख रहे हैं? सो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका थोड़ा सा लंबा जवाब मैं दूंगा। इन्वेस्टिंग इज एज मच अबाउट टेकिंग अ डिसीजन एंड रियलिटी एंड रिटर्न्स एटसेट्रा, बट इट्स ऑल्सो अबाउट बिहेवियर। बिल्कुल। इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर ब्रॉट अप, एंड इट्स अ कल्चरल थिंग। एंड
you would notice that it takes a lot of time to change culture. Whether within your organization, whether in your team, family, culture जो एक सेट हो जाता है ना, उसको समय लगता है बदलने में। आप देखो किसी से आप बात करो कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, वहाँ पे कल्चर से ही नहीं। कल्चर होता क्या है? ये ब्लड है, और ब्लड को आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? अगर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इज अबाउट कल्चर। सो अगर आप देखो पिछले 60 साल 70 साल को अगर आप ब्रेक करो तो इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी एज अ रिसोर्स क्रंच कंट्री। द टाइम वाज अबाउट सर्वाइवल, द टाइम वाज अबाउट मीटिंग योर बेसिक नीड नेसेसिटीज एंड ऑल। पीपल वर फियर्ड। जिसके पास भी पैसा है उसने पैसे को बचा के रखने की कोशिश की, तो आपने हार्ड एसेट्स में निवेश किया, गोल्ड में निवेश किया, प्रॉपर्टी में निवेश किया। फिर धीरे धीरे कुछ लोग जो थोड़े से आगे बढ़ गए लाइफ में, जिनका नॉलेज बढ़ा, जिनका एवोल्यूशन हुआ, उन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट्स में निवेश करना शुरू किया। फिर एक जनरेशनल धीरे धीरे शिफ्ट आया। अगर आपने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने खाली ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप भी उससे प्रभावित होते हो। लेकिन अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन ने आपको देखा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उससे घर के बड़े जो गोल्स हैं उसको पूरा किया है, घर लिया है, बेटी की शादी की है, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो हम इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और इसमें काफ़ी छोटे छोटे कैटलिस्ट भी हैं। वो कैटलिस्ट क्या हैं? एक तो ये जो 20 साल का जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, फ्रॉम अ $200 billion इकोनॉमी टू $4.5 trillion इकोनॉमी, फ्रॉम अ मार्केट ऑफ 3,000 सेंसेक्स टू ऑलमोस्ट 80,000 सेंसेक्स, पीपल हैव सीन, अ जनरेशन हैव सीन वेयर पीपल हैव मेड मनी। If you look at before 2003, the longest bull market was for 9 months. Today we are wondering कि कितने साल और चलेगा। Exactly. That's a huge shift, and this is leading the cultural change, the behavioral change. Also some catalyst. One catalyst was demonetization and GST, and this mutual fund सही है। बिल्कुल। And people became more formal than informal. पैसा आपका बैंक अकाउंट में है, आपको रियलाइज हुआ कि मुझे फाइनेंशियल एसेट्स में डालना है। एंड देन came COVID. COVID was a big catalyst for financialization of savings. People realized that I need to save more. Yes, I need to buy a house, but to live, not to only invest. उससे पहले का एक बड़ा जो तबका था वो खाली पैसे प्रॉपर्टी में निवेश करता था और छोटे से घर में रहता था। अभी बदलाव क्या आया? बड़े घर में रहूंगा, लेकिन जो बाकी की सेविंग्स है वो मैं फाइनेंशियल एसेट्स में, जो मैं लिक्विडेट कर सकूं। सो मेरे ख्याल से तजुर्बा, बहुत बड़ा इकोनॉमिक बदलाव और कल्चरल चेंज, सोसाइटल चेंज इज ड्राइविंग दिस बिहेवियर, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इन अ हरी। वेरी वेरी राइटली सेड। जो आप कल्चर की भी बात कर रहे थे, इसके बारे में बिफोर समिंग अप दिस, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपके अंदर भी ये बदलाव आपने महसूस एक्सपीरियंस किया होगा, बिकॉज आपने अपनी एक पूरी लाइफ का मेजर पार्ट यू आर इन कैलकाटा एंड देन यू हैड टू शिफ्ट टू बॉम्बे, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट सिटी। चाहे वो आप डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करिए या कल्चरल या कुछ, मतलब द एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट ओवर देयर। तो आपको कैसा लगा जब आपको कहा गया कि एक जहाँ आपके रूट्स है वहाँ से सडनली यू हैव टू शिफ्ट? तो आपने कैसे इसको बैलेंस किया एंड अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का? तो मैं 2 क्वेश्चन इसको मानता हूँ। एक, मैंने ये किया कैसे, और अभी मेरा समरी क्या है उसके बाद। तो किसी ने कहा नहीं, लोग कहते थे कि दीपक आपको जाना चाहिए बॉम्बे में, बॉम्बे इज द नर्व सेंटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एंड आई यूज्ड टू से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कलकत्ता में हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ और मैं यहाँ से भी ठीक ही कर सकता हूँ। बट देन धीरे धीरे ये जब बच्चे बड़े होने लग गए, हम देखने लग गए कि हमारी फैमिलीज़ के जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है वो वापस नहीं आना चाहती। सो वी रियलाइज दैट there is a huge shift which is happening for people to move out, migrate. And see, we come from a community which have actually been a migrating community. हमारी तो कोई लैंड है ही नहीं। आप देखो, मैं कलकत्ते का मारवाड़ी हूँ और हर शहर में आपको मारवाड़ी जरूर मिल जाएगा, और हमारे रूट्स हैं राजस्थान में। तो कलकत्ता भी हमारा रूट नहीं है, इट वॉज अ हॉल्ट फॉर 3 जनरेशन और 4 जनरेशन इन लेट्स से 500 साल की जर्नी में। तो मैंने ये कॉल लिया कि नहीं, मुझे टेस्ट करना चाहिए अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। तो डर लगा था, लेकिन फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो वो कॉल लिया। अब आप मुझसे पूछोगे कि जब आप कलकत्ता वापस आते हो और कलकत्ते में और बॉम्बे में आप क्या बदलाव देखते हो, मैं आपको इसको एक छोटे से आंसर में समराइज करने की कोशिश करता हूँ। बॉम्बे का ट्रैफिक से आप काफ़ी वाकिफ़ हो। बिल्कुल, कौन नहीं। 2 घंटे 3 घंटे
लेकिन आप जनरली आप देखोगे ना, बॉम्बे की मीटिंग्स में ना आप लेट पहुंचते हो ना कोई और लेट पहुंचता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ट्रू। बिल्कुल। और कलकत्ता में अगर आप 15 मिनट लेट आते हो तो इट्स ऑल राइट। ये माइंड ये सोच के चलते। बट ये जो 15 मिनट का कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, वो आज इज द गैप बिटवीन वेयर बॉम्बे इज टुडे एंड वेयर आवर सिटी इज टुडे। वी यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया टिल अबाउट अर्ली 19th सेंचुरी, और 100 साल में काफी बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो ये 15 मिनट का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो आपने इसमें कंपाउंडिंग की बात भी करी, तो वी आर फ्रॉम हमारी इंडस्ट्री से जब हम होते हैं ना, तो हम कुछ ऐसी बातों को मिस कर ही नहीं सकते। बट ही इज़ वेरी राइटली सेड दैट कि वो पुराने क्वेश्चंस के बारे में इफ़ आई हैव टू सम अप कि कल्चरल शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ किस तरह से इकोनॉमिक्स ने भी ये ड्राइव किया है कि लोग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरा अगेन एक क्वेश्चन है कि हम ये शिफ्ट तो देख रहे हैं, इस शिफ्ट के साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टाइल्स भी चेंज हुए हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्पेसिफिकली वी हैव टू टॉक अबाउट, तो ये भी काफ़ी चेंजेस आया है। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में हाईलाइट करना पड़े कि जिससे एक आम इन्वेस्टर को अगर वो अडेप्ट भी करना पड़े सो दैट ही कैन बहुत इजीली उसको और माइंडफुली वो उसको अपना सके, तो आप किस बारे में, कौन सी स्टाइल के बारे में बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज दैट आई नीड टू हाईलाइट? सो अगर आप देखें 20 साल पहले अगर आप इक्विटी फंड की बात करें तो एक इक्विटी फंड होता था, एक बॉन्ड फंड होता था, ग्रोथ फंड एंड बॉन्ड फंड। एग्जैक्टली। फिर धीरे धीरे कई तरह के फंड आने लगे, वैल्यू फंड, ग्रोथ फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड एंड डायमंड डजन। एग्जैक्टली। सिमिलरली उसी तरीके से स्टाइल्स हैव आल्सो अंडरगॉन चेंज। एक जमाना था जब फंड मैनेजर की स्टाइल के ऊपर में ही सारा दारोमदार होता था, तो किसी फंड मैनेजर की स्टाइल वैल्यू है, किसी की ग्रोथ है, तो उससे आप अपने आप को अटैच करते हो। अब देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये है वही, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोसेसाइज कर दिया गया है। ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू फोरकास्ट द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा समस्या है। योर एबिलिटी टू गेट योर मैक्रो कॉल राइट, योर एबिलिटी टू गेट योर सेक्टर कॉल राइट, वो सब करने के बाद भी रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट्स कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर मैं आपको बोलता कि किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आने वाली है मई के महीने में और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आप हंस देते हैं। बिल्कुल राइट। आप अगर मैं आपको 2022 में कहता कि इंटरेस्ट रेट ग्लोबली ऊपर जाएंगे और इंडिया भी 30% ऊपर जाएगा, आप हंस देते हैं, क्योंकि ये मानी हुई बात है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है और इमर्जिंग मार्केट में गिरावट आती है। तो ये सारे के सारे ये जो ट्रेडिशनल approach of investment or thinking about investing have gone a lot of change. So what we have been identifying at Edelweiss is a lot about factor investing. So factor investing is nothing but slicing and dicing market, और उस part of the market को देखो जो market चल रहा है। For example, we look at quality companies, so quality is a factor. एक्टिव मैनेजर भी देखता है, ट्रेडिशनल मैनेजर भी देखता है। वी लुक एट वैल्यू कंपनीज, वैल्यू एज अ फैक्टर, बट वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स डिफाइंड है विद नंबर्स, नॉट व्हाट आई थिंक। Are these the parameters you are talking about? Factors yes, in a factors way? are parameters. Parameters, factors filters. are nothing but filters. Correct. So मैं एक दो फंड से एग्जांपल देता हूँ। सो एडलवाइज ने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड। तो बिजनेस साइकिल फंड में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है कि आप पहले साइकिल को आइडेंटिफाई करो, फिर सेक्टर कौन से चलेंगे उस साइकिल में, और फिर स्टॉक्स को। लेकिन ये कॉल बहुत डाइसी है। हमने क्या किया, हमने एक 300 स्टॉक का यूनिवर्स बनाया, टॉप 300, उसमें से जो भी कंप्लायंस या गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं जिन कंपनी में, उनको निकाल देते हैं। फिर हम बास्केट बनाते हैं 1/3 वैल्यू, 1/3 क्वालिटी और 1/3 ग्रोथ, और उसमें फाइनली मोमेंटम का फिल्टर लगाते हैं। मोमेंटम क्या, पिछले 6 महीने में और 3 महीने में किस स्टॉक ने सबसे बेटर या सबसे वर्स्ट प्राइस मूवमेंट दिया। पहला आपका जो है क्वालिटी, कि भाई आप शादी कर रहे हो किसी से, तो पहले आप देखोगे कि पढ़ाई लिखाई अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं। लास्ट में कहाँ पे आज के बाद अटकती है, कमाता कितना है। तो स्टॉक के साथ भी वैसा ही है, पहले आप क्वालिटी देख लो, वैल्यू देख लो, फिर कि भाव उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बड़ा बैंक है जिसने कई, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कई सालों तक अच्छा काम किया, अभी भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से क्वालिटी होते हुए भी स्टॉक प्राइस मूवमेंट नहीं है, तो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो वी आर नॉट मैरिड टू द स्टॉक, वी आर नॉट मैरिड टू द आइडिया। इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न बाय यूजिंग डेटा एंड बाय यूजिंग साइंस। Correct. So rightly you mentioned कि investment styles can be multiple, but then you need to understand कि इन styles में से which is relevant to you. So like
लाइक ही मेंशन, मुझे याद आ गई वो बात कि सस्ता सुंदर टिकाऊ. सो आई वाज आल्सो वाचिंग समवेयर अबाउट दिस. तो इट इज़ वन ऑफ द correlation kind of whatever he has mentioned. So again summing up कि स्टाइल्स काफ़ी है बट हमें चूज़ करना होगा कि हमारे लिए क्या सही है. सो अगेन हम इस कंट्री में जहाँ की एक हमने टेक्नोलॉजी में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, डिस्ट्रप्शन देखा है एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम एज अ नेशन इटसेल्फ. तो हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्री में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है 20 years बैक व्हेन यू एंड आई स्टार्टेड मे बी द जर्नी. तो ये टेक्नोलॉजी एक आम इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग को भी बहुत सिंपल और इजी कर रहा है और मे बी गोइंग फॉरवर्ड करेगा भी. तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इस जो सिंप्लीफाइड हो रही है टेक्नोलॉजी को, एक इन्वेस्टर कैसे उसके प्रॉस और कॉन्स को समझ सकता है या अपनी इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकता है, या आप कुछ बदलाव देख रहे हैं जो आप यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं. बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना है. सो टेक्नोलॉजी is helping people in many spheres. So मैं आपको then and now का एक एग्जांपल देके इन वेरियस एस्पेक्ट मैं टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताता हूँ. जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी तो फॉर्म वाज अ बिग थिंग. फॉर्म भरना, फिर जमा करना, फिर स्टेटमेंट आना, उसको यूनिट सर्टिफिकेट कहते थे. आज के दिन में आप अपने फ़ोन से इन्वेस्ट कर सकते हो और जब मर्जी हो आप रिडीम कर सकते हो. आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपको 3 दिन बाद 2 दिन बाद पैसे चाहिए, आप या तो अपने एडवाइज़र को फ़ोन कर दो, वो कर देगा आपके लिए, या आप अपने ऐप पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया और पैसा आपके अकाउंट में आ गया. निवेश करने की प्रक्रिया काफ़ी इजी हो गई है, पैसे लेने की प्रक्रिया काफ़ी इजी हो गई है. आपको इसके अगेंस्ट में लोन चाहिए, 2 मिनट में लोन मिल जाता है. लोन लेना 30 मिनट का काम हो गया है. सोचिए, आपको रिडीम करने की आवश्यकता नहीं है. ये हो गया इन्वेस्टर के लेवल पे. दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे. अगर पहले आपको अगर एक मीटिंग करनी होती थी तो फिजिकली हर समय जाना होता था. अभी आप शायद मीटिंग में 3 महीने में एक बार करते हो, बाकी फ़ोन पे, वीडियो कॉल्स पे, ट्रांजैक्शंस के लिए आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है. तो ये आपके लिए बड़ा है. आप ज़्यादा इन्वेस्टरों को बहुत हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है. ज्योग्राफी इज नॉट अ बार. आपका कस्टमर कहीं भी बैठा हो सकता है और आप उसको अच्छे से इंडिया के बाहर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं. बिल्कुल. फंड मैनेजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी. अब छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ. अगर आपको रिसर्च के एनालिस्ट रखने हैं टू रीड बैलेंस शीट्स, ठीक है, रखने चाहिए. बट टुडे दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय एन AI टूल. AI पूरी की पूरी बैलेंस शीट पढ़ के आपको एक समरी दे देगी. सो इट कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टिंग. मैं कोई बहुत बड़ा बदलाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेसिक बदलाव की बात कर रहा हूँ. टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से आप कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हैं. वही अगर फिजिकल फॉर्मेट में करना होता तो लोगों को बुलाओ, लोगों को अपना कैलेंडर ब्लॉक करना पड़ता, कुछ और काम को छोड़ना पड़ता. अभी आप अपने घर पे बैठ के ये पॉडकास्ट आप देख सकते हो और हमें फीडबैक दे सकते हो, जान सकते हो. एंड इट इज सो इजी ना कि हम कितने अच्छे आप जैसे एक्सपर्ट्स की बातों को इस तरह से शेयर कर पाएं. दैट्स अगेन वन ऑफ द वे हाउ द टेक्नोलॉजी इज बीइंग सिंप्लीफाइड एंड वी आर रीचिंग टू एन नंबर ऑफ पीपल एंड दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव होल एंड सोल. सो वेरी राइटली मेंशन कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कितना ईजी बना सकता है. सो ऑलमोस्ट वी आर टू दी एंड, बट उसके पहले मेरे 1-2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रह गए. सो आई कैन नॉट लीव दीपक विदाउट आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई डोंट नो नेक्स्ट मुझे कब मिलेगा. सो मेरा एक और सवाल आ रहा है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल राइट कि वो बहुत एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग करते हैं या एक कन्वेंशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि फोमो नहीं रहे. They want to grow their wealth also, but they don't want to change their mindset या mind framework. तो इस चीज़ों को कैसे बैलेंस स्ट्राइक करें कि उनको बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेड भी चेंज नहीं करनी पड़े, बट एट द सेम टाइम उनकी वेल्थ भी एक अच्छी तरह से ग्रो कर रही है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट. सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, पीपल इन्वेस्ट और बड़ा पैसा लोग लगा देते हैं, राइट. बट उसके लिए लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. आप उन निवेशकों के पास जाके कहोगे कि सर 12% का रिटर्न आ सकता है कंपाउंडेड ओवर नेक्स्ट डेकेड एंड अ हाफ, और मार्केट कभी भी 20-30% गिर सकता है. करेक्ट. तो उनको मैथ्स वो बैठेगा नहीं जी. आप थोड़ा सा चेंज करो इसको. आप समझो कि एक प्लॉट अवेलेबल है जिसका दाम है 2 करोड़ रुपया,
और 12% की कंपाउंडिंग के हिसाब से हर 6 साल में डबल होना चाहिए जी। तो 15 साल में 2 करोड़ 10 करोड़ हो जाना चाहिए। करेक्ट। आप किसी भी इन्वेस्टर को बोलो सर ये प्लॉट अवेलेबल है, 2 करोड़ का दाम है और 10 करोड़ की आपकी वैल्यू हो सकती है, 90% ऑफ द केस में वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आप उनको बोलो कि सर अभी ये प्लॉट लिया तो 2 करोड़ में आ सकता है, 6 महीना वेट करोगे तो हो सकता है कि 20% नीचे भी मिले, आपको 1 करोड़ 60 में भी मिल सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 करोड़ 40 में मिले। मेरा मानना है कि 90% ऑफ द केस में आपको निवेशक कहेगा कि ये 40 लाख की आप चिंता मत करो, मुझे तो 8 करोड़ का वो गेन समझ में आ रहा है, आप ले लो। करेक्ट। लेकिन जब वो नॉन कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज भी आपको वही आपको कंपाउंडिंग की स्टोरी उनको समझानी पड़ेगी, दुगने तिगने चौगुने ओवर नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर, ये साल 2 साल की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। सो आई मीन यू मीन टू से कि इन्वेस्टर के हिसाब से आपके नैरेटिव भी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो उस हिसाब से हम अपने नैरेटिव्स को मोल्ड करते हैं कि जो उनकी समझ रहती है उस हिसाब से हम अपनी बातों को पुट अप करना चाहिए, जिससे उनके लिए बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है दीपक, एंड इट्स एक्चुअली फाइनली द लास्ट वन, कि व्हाट इज योर लास्ट पीस ऑफ एडवाइस? आई मीन इन दिस पॉडकास्ट ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन मेरे इस पॉडकास्ट में आपकी क्या लास्ट पीस ऑफ एडवाइस रहेगी, वो म्यूचुअल फंड की हो या जेनरिक हो, इट्स अप टू यू, कि जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। सो हर मार्केट में लोगों को लगता है कि बस इस बार अगर पैसे नहीं बने तो कभी नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की जर्नी बहुत लंबी है, पर कैपिटा जीडीपी हम $3000 पे है। अगर हम किसी की भी बात माने, चाहे करंट प्राइम मिनिस्टर की, अपने खुद की, कि हमारी ग्रोथ की जर्नी लंबी है, वी कुड बी अ मिडिल इनकम कंट्री और अ डेवलप्ड नेशन, फॉर दैट यू हैव टू रीच 30,000 पर कैपिटा, 40,000 पर कैपिटा। ये 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं होने वाला है, इसमें 10 20 25 साल लगेंगे, एक पूरी की पूरी जनरेशन इसमें खप जाएगी। तो आप फोमो से बचिए, आप अपने निवेश को अपने समझ के हिसाब से, अपने एपेटाइट के हिसाब से कीजिए। कौन कितना कमा रहा है वो उसकी जर्नी है, और आपकी जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल उसका जो बेनिफिट और लॉस है वो आप ही को होने वाला है, किसी पड़ोसी को नहीं होगा। सो बिल्कुल सही कहा कि आपकी जर्नी को आपको समझना है, राइट? यू कैन नॉट फॉलो किसी और को देखकर या किसी और को मतलब समझकर कि अगर वो वैसा कर रहा है मैं अपने में रेप्लिकेट करूँ, आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क। सो आपको अपने हिसाब से अपनी समझ से करना है। सो थैंक यू सो मच दीपक। ये थोड़ा सा एक ट्विक रह गया था, लास्ट क्विक रैपिड फायर, उसके बिना मैं आपको नहीं जाने दे सकती। So quick one, you can't say pass, ठीक है, that's a rule. So SIP या lump-sum? दोनों। Mutual fund या stock? दोनों। Okay, he's very diplomatic, ठीक है। Are you a morning person or a night owl? Morning person. Okay. अब आपके साथ which have been your worst financial advice आपने अपनी लाइफ में encounter किया है? कि सारा पैसा बेच के रियल एस्टेट पे लगा दो। Okay, but still you have a home here. That's what you're saying. कि that's okay. That's a mistake which you have done. One personal finance book which you would like to recommend to my viewers. I don't like finance book. I like behavioral books. Okay. So Predictable Irrational is one book that I would like people to read. You want to add one more? One more, Factfulness. Okay. Have a note of this. That's actually very interesting. So that was a quick one, as I mentioned. So yes, viewers, ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है, एंड आई होप यू हैड लॉट ऑफ टेक अवेज, एंड ये इन्फॉर्मेशन को ज़रूर और ध्यान से अपने इसको इम्प्लीमेंट करिए, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ को और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को उन निवेशकों, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि उनकी लाइफ या फाइनेंशियल जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सके। स्टे ट्यून्ड मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच दीपक। Pleasure. Really enjoyed. Thank you so much. Thank you.